हेलो स्टूडेंट्स। देखें, इस यूनिट में अब दूसरी टॉपिक है जिसका शीर्षक है कृषि उत्पादकता के मापक एवं निर्धारक। तो मापक और निर्धारक पर हम बात करेंगे। मापक और निर्धारक के संदर्भ में विद्वानों ने जिन तथ्यों को लिया वो पूर्ण रूप से क्या है, मात्रात्मक है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि कृषि उत्पादकता को हम किस आधार पर व्यक्त करें, कि कृषि उत्पादकता क्या है और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मूल कारक क्या हैं। तो जैसे जब कृषि उत्पादकता की बात होती है तो कृषि उत्पादकता, जब किसी क्षेत्र में कृषि का उत्पादन किया जाता है और कृषक या संबंधित व्यक्ति उसके उत्पादन में लगा हुआ है, तो उत्पादकता को हम कैसे व्यक्त करें। एक तो क्षेत्र के आधार पर व्यक्त करेंगे, दूसरा प्रति श्रमिक के आधार पर व्यक्त करेंगे और तीसरा कि प्रति इकाई में हमने निवेश कितना डाला और कितना हमें प्राप्त हुआ। एक तो प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई श्रमिक, और दूसरा यानी पहला क्या हुआ, प्रति इकाई क्षेत्र पर हम देखेंगे, दूसरा प्रति इकाई श्रमिक के आधार पर देखेंगे और तीसरा जो वर्तमान में अति महत्वपूर्ण है, प्रति इकाई पूंजी निवेश पर। तो इस आधार पर हम फसल की उत्पादकता को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कृषि उत्पादकता क्या है, तो प्रति इकाई कृषि क्षेत्र या प्रति इकाई श्रमिक या प्रति इकाई पूंजी निवेश पर फसलों के उपज को उत्पादकता कहते हैं। और इन्हें क्रमशः हम कृषि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता कहते हैं। अब जैसे कहा गया कि 1 हेक्टेयर में कितनी क्विंटल या कितने टन हम फसल का उत्पादन करते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि पर जो उत्पादन हो रहा है उसमें कृषि श्रमिक कह बोले तो किसानों का कितना परिवार जीविका चला रहा है या उसके लिए सारे संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, या 1 हेक्टेयर में हमने इतना पैसा लगाया तो हमें फायदा कितना हुआ। अगर सामान्य रूप से हम देखते हैं तो हम कृषि क्षेत्र का लेते हैं, किसी कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना टन है, तो उसको हम नाम दे देते हैं कृषि उत्पादकता। अब जहाँ तक कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो प्राकृतिक हैं, मानवीय भी हैं, पहले भी हमने चर्चा कर ली। प्राकृतिक कारकों में क्या आएंगे, सामान्य कारक जो हमने पहले चर्चा किया था कि क्षेत्र विशेष का उच्चावच, मृदा की गुणवत्ता कि किस प्रकार की मृदा है, और जलवायु तथा जलवायु के तत्व, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। जलवायु के तत्व में क्या आएंगे, ताप है, वर्षा क्या है, उसके आधार हम फसलों का उत्पादन करते हैं या फसलों की बुआई करते हैं। मृदा कैसी है, जैसे हमने देख लिया कि हरित क्रांति क्षेत्रों की मृदा अति उपजाऊ है, शुष्क क्षेत्रों की कम उपजाऊ है। जहाँ पर समतल मैदान है वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, जहाँ ऊंचे क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक कारकों के बाद हम आते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक में सबसे प्रमुख कारक क्या है, आर्थिक, जिसके आधार पर हम कृषि अवसंरचना का विकास करते हैं। जैसे सिंचाई का विकास करना, सिंचाई के क्षेत्रों से संबंधित जितने भी उपागम हैं, चाहे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हों, ट्यूबवेल हो या अन्य जो उपागम है उनका उपयोग करते हैं। तो आर्थिक निर्भरता, कहने का मतलब इनके विकास के लिए आर्थिक स्तर उच्च होना जरूरी है। फिर संस्थागत कारक, जैसे हमारे यहाँ भूमि क्षेत्र का सुधार किया जाए, समेकन किया जाए, तो इसमें राजनीतिक कारक आ जाता है कि राजनीतिक संचेतना क्या। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि कई क्षेत्रों में हम देखते हैं सामाजिक और जो संबंधित परिस्थितियां वह भी कृषि के प्रतिरूप के साथ साथ उत्पादकता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब उत्पादकता का जो निर्धारण किया गया उसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विधियों का उपयोग किया, और ये विधियां मूल रूप से क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। कहने का मतलब कि सांख्यिकी पर आधारित है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सीधे पूछा गया है कि इस विधि का उपयोग किसने किया और कौन कौन से विधियां उपयोग में लाएंगे। यहाँ 10-12 विधियों की हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। कुछ विधियों पर और उनसे संबंधित जो विद्वानों ने फार्मूला दिया उन पर हम बात कर लेंगे। क्लियर? तो चलते हैं, देखते।
अब यहाँ पर जैसे विधियों की चर्चा करने से पूर्व हमें ये देखना है कि कृषि उत्पादकता के मापक और निर्धारक की आवश्यकता क्या है। तो पहले हम उसकी जरूरत को देखते हैं। तो देखिए, जरूरत क्या है? यह किसी कृषि क्षेत्र की सापेक्षिक उत्पादकता की जानकारी प्रदान करता है। मापन और निर्धारक जब बात करते तो उस आधार पर हमें प्रदान करेगा। कृषि की दृष्टि से उन्नत तथा अवनत क्षेत्रों की पहचान प्रस्तुत करता है कि कौन से क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी उन्नत हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, और कौन से क्षेत्र अविकसित है। फिर कृषि से संबंधित विकास योजनाओं के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसके आधार पर ही सरकारें और संस्थाएं डिसाइड करती हैं कि किस क्षेत्र में क्या विकास और कैसे करना है। एक तरह से जो योजनाएं लागू हम करते हैं, पूर्व में हमने देख भी लिया कि सारे कृषि क्षेत्र का बंटवारा, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, क्लाइमेटिक बंटवारा हमने किया, जिसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जिन क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में जैसी जैसी आवश्यकता है, जिन उपागमों की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करते हुए पूरे कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए और कृषि के आय को, कृषकों की जो आय है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए कि उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है और उसके साथ साथ उच्चतर आवश्यकताएं पूर्ति हो, जो कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विधियां क्या क्या अपनाई गई। तो जैसे पहली विधि अपनाई गई, प्रति इकाई क्षेत्र के अनुपात में कृषि का उत्पादन। फिर दूसरा है प्रति इकाई कृषि श्रम या मानव घंटा पर उत्पादन का मापन। फिर निवेश उत्पादन अनुपात। यहाँ ये ध्यान आप रखेंगे, जैसे हमने कहा कि ये मात्रात्मक है और विद्वानों ने अलग अलग अपने स्वरूप को प्रदर्शित किया। अब जैसे आ गया कि निवेश उत्पादन अनुपात या निवेश निर्गत अनुपात विधि या संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रोफेसर खुसरो ने कब किया? 1964 में। याद आपको करना है। फिर इसके बाद जो चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं, अनाज मूल्यांकन के रूप में उत्पादकता, कि अनाज कितना हुआ, उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं अनाज मूल्यांकन के रूप में उत्पादकता, इसका उपयोग किसने किया? बक ने 1967 में, डिवरीज ने 1967 में, क्लार्क और हैसवेल ने 1967 में। तो ये नाम इन विधियों के साथ हमें याद करना है। याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें याद करना होगा जहाँ जहाँ नाम है। फिर कोटि गुणांक पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः इसी का उपयोग किया गया और अनेक विद्वानों ने इसको संशोधित करके अलग अलग फार्मूलों का उपयोग करके इसको प्रदर्शित किया। लेकिन इसका सबसे पहले जो उपयोग किया कैंडाल साहब ने 1935 में, फिर 1960 में स्टाम साहब ने किया और सफ़ी ने 1990 में किया। ध्यान रखें। फिर है प्रति इकाई उत्पादन को प्रत्येक फसल के क्षेत्र के अनुपात में कोटि क्रम के प्राथमिकता के आधार पर, यानी जो कोटि गुणांक है इसी को संशोधित करके किया गया, जिसका उपयोग गांगुली ने 1939 में, देश पांडे ने 1964 में और भाटिया ने 1967 में किया। इसके बाद है जनसंख्या के संदर्भ में भूमि की पोषण क्षमता के आधार पर जो मूल्यांकन किया गया, स्टाम्प ने किया 1958 में। फिर इसके बाद है उत्पादकता का सूचकांक निर्धारण करना, जिसको एनआईडी ने 1964 में और सफ़ी साहब ने इसका मूल्यांकन करके फिर से प्रस्तुत किया अपने अनुसार, यानी अपने आधार पर, अपने अनुसार उसको संशोधित किया 1972 और 1974 में। 1972 में जो प्रस्तुत किया उसमें थोड़ा सा संशोधन 1974 में पुनः किया। इसके बाद कृषि दक्षता सूचकांक निर्धारण करना, जसबीर सिंह पहले 1972 में किया, थोड़े संशोधन के बाद 1974 में किया। इसके बाद उत्पादकता को धन के रूप में परिवर्तित करना, यानी धन या मूल्य के रूप में परिवर्तित करना, इस संकल्पना को प्रस्तुत किया या विधि को प्रस्तुत किया प्रोफेसर माजिद हुसैन साहब ने। इसके बाद फार्म से होने वाली आय के रुपये के रूप में आंकना, एक तरह से मूल्य, तो इसको भी प्रदर्शित किया 1985 में जसबीर सिंह ने। इसके बाद निवल आय का मूल्यांकन करना, तो इस निवल आय का मूल्यांकन आरसी तिवारी, श्रीवास्तव और राय ने किया। तो ये मूल क्या हैं, जितने भी तथ्य हैं इनको आपको क्या करने, याद करने हैं। जो यहाँ पर 12 विधियाँ हमने दे दिया, तो कोटि गुणांक अक्सर पूछी गई है, दक्षता सूचकांक भी पूछा गया है,
और यह भी पूछा गया निवेश निर्गत अनुपात किसने प्रस्तुत किया। अब इस संदर्भ में देखो हम देखते क्या हैं कुछ विशेषीकरण, कुछ फार्मूला और कुछ विधियों का उपयोग। जैसे बताया कोटि गुणांक, तो कोटि गुणांक विधि उत्पादकता के अनुप्रयोग की एक सरल विधि है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जैसा कि बताया किसने किया, केंडाल साहब ने 1935 में। इन्होंने क्या किया, 48 काउंटियों की उत्पादकता को निर्धारित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया। काउंटी मतलब क्षेत्र होता है कहाँ पर, ब्रिटेन में। क्लियर। फिर स्टाम्प ने केंडाल की विधि का उपयोग 20 देशों के 9 फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन के आधार पर किया। यह भी तथ्य याद करेंगे। अब भाटिया ने इसमें संशोधन किया। भाटिया साहब ने क्या किया, उत्पादन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया। देखें, और सूत्र 2 हैं। पहला है कैपिटल आई दिख रहा, आई वाई ए बराबर वाई सी वाई आर इंटू 100। इस सूत्र का उपयोग किया। किसने किया, भाटिया साहब ने। अब यहां पर आई वाई ए क्या है, ए सस्य का उपज सूचकांक। वाई सी क्या है, ए सस्य की प्रति हेक्टेयर उत्पादन। वाई आर क्या है, ए सस्य की संपूर्ण क्षेत्र की प्रति हेक्टेयर उपज। क्लियर। इसके बाद दूसरा फार्मूला भाटिया साहब ने दिया, ये सिग्मा आई बराबर आई वाई ए कामा सी ए प्लस आई वाई बी, फिर सी बी प्लस डैश डैश करके वाई आई वाई एन सी एन, फिर सी ए प्लस सी बी डैश डैश सी एन, यानी ये लगातार चलता चला जाएगा। इसमें हम जहाँ की देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा आई क्या है, कृषि क्षमता सूचकांक, फिर वाई ए वाई बी और डैश डैश करके मैंने एन जो है वाई ए आई वाई एन क्या है, विभिन्न शस्यों यानी फसलों का क्या है उत्पादन सूचकांक। इसके बाद सी ए सी बी और डैश डैश जब एन हमने लिया, एन यानी विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के कुल शस्यों के अंतर्गत का प्रतिशत। तो इनको आप बार बार क्या करेंगे, याद करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला देखकर जो संकेतक हैं इनको पूछ लिया जाता है या सीधे पूछ दिया जाता है कि ये सूत्र किसने दिया। इसके बाद भाटिया साहब ने क्या बताया, भाटिया के अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का प्रतिफल होता है। ये कारण वही जो कारक प्रभावित कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की उत्पादकता मांग तो थी, लेकिन प्राकृतिक और मानवीय कारक का प्रतिफल है, ध्यान रखें। भाटिया ने कृषि क्षमता सूचकांक की गणना और उसके आधार पर कृषि क्षमता को इस प्रकार दर्शाया। इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। यदि किसी क्षेत्र का जो कृषि उत्पादक क्षमता सूचकांक है 109.6 से अधिक है, ठीक, मोर, तो कितना हो गया उच्च उत्पादकता। मध्यम क्या है 100 से अधिक। निम्न क्या हो गया 88 पॉइंट से अधिक। फिर अति निम्न तो क्या हो गया, इससे कम हो जाएगा। अति निम्न कृषि उत्पादकता 88.8 से कम। तो इस तथ्य को भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसके बाद बी.एन. सिन्हा ने उत्पादकता निर्धारण गणना है तो प्रमाणिक विचलन विधि का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, याद रखेंगे, प्रमाणिक विचलन विधि का उपयोग किया। सिन्हा ने जिला स्तर पर देश के, यहां पर होना चाहिए, पर देश के जिला स्तर पर देश के कुल 25 फसलों का चयन किया और इन्हें 4 समूहों में बांटा। अन्न फसलें यानी खाद्यान्न फसलें, दालें, तिलहन और नकदी फसलें, जैसा कि हम लोग समान रूप से देखते हैं। फिर इसके बाद इनेडी साहब ने उत्पादकता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग किया। कौन सा फार्मूला हमारे पास दिख रहा है, ये वाई बाई वाई एन रेशियो टी बाई टी एन। यहाँ वाई क्या है, इकाई क्षेत्र में चुनी गई फसलों के उत्पादन की कुल मात्रा। वाई एन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर इसी शस्य के उत्पादन की कुल मात्रा। और फिर इकाई क्षेत्र में
या जो जिला है इकाई क्षेत्र, यहाँ क्या लिया गया जिला में कुल सकल कृषि क्षेत्र, और लास्ट में टीएन क्या है, फिर से देखें, वाई बराबर इकाई क्षेत्र में चुनी गई फसलों की उत्पादन की कुल मात्रा, वाई एन क्या है राष्ट्रीय स्तर पर इसी शस्य के उत्पादन की कुल मात्रा, टी क्या है इकाई क्षेत्र अर्थात जिले में कुल सकल कृषि क्षेत्र, और टीएन क्या है राष्ट्रीय स्तर पर सकल कृषि क्षेत्र। तो इसके भी संकेतक आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो इस तरह से जितने भी तथ्य यहाँ आपके पास सामने स्पष्ट किए गए, इन तथ्यों को आपको याद करना है, और फिर हमें क्या करना है, जो मैटर आपके पास चला जाए उसको भी अच्छी तरह से आप पढ़ें। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।